नमस्कार। आज ना क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है भाई जिस पर बात करना तो बनता है। ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े खिलाड़ी कप्तान पैट कमिंस और धमाकेदार बल्लेबाज ट्रेविस हेड, इन्होंने कथित तौर पर एक बहुत बहुत बड़ा ऑफर ठुकरा दिया है। ऐसा ऑफर जो कहता था कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना छोड़ दें, बस दुनिया भर में T20 लीग्स खेलें। हाँ, और ये जानकारी मिली है सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड अखबार की एक रिपोर्ट से। तो आज हम इसी खबर की तह तक जाएंगे। ये ऑफर आखिर था क्या, कितना बड़ा था, और इससे क्रिकेट के बदलते माहौल, मतलब खासकर T20 लीग्स का जो दबदबा बढ़ रहा है, उसके बारे में क्या पता चलता है। चलिए पता लगाते हैं। और हाँ, शुरुआत उस रकम से करते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है, करीब 58 करोड़ रुपए। तो ये 58 करोड़ का चक्कर क्या है? रिपोर्ट ये कहती है कि कमिंस और हेड दोनों को लगभग 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मतलब करीब 58 करोड़ रुपए का एक तरह का जॉइंट ऑफर था। शर्त बस इतनी सी कि वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दें और फुल टाइम T20 सर्किट का हिस्सा बन जाए, मतलब साल भर दुनिया की अलग अलग लीग्स में खेलना। और दिलचस्प बात यह है कि ये ऑफर सीधे तौर पर नहीं, बल्कि अनौपचारिक रूप से एक आईपीएल टीम के मालिकों वाले समूह की तरफ से आया था। ये अनौपचारिक शब्द ये अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? बिल्कुल, अनौपचारिक। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि ये मौजूदा नियमों के दायरे से शायद बाहर की बात थी। सीधे खिलाड़ियों से ऐसे संपर्क साधना। हो सकता है सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश हो। लेकिन रकम पर वापस आते हैं 58 करोड़ रुपए, मतलब करीब 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये कितनी बड़ी रकम है इसका अंदाजा लगाने के लिए ना इसे उनकी मौजूदा कमाई से तुलना करनी होगी। हाँ, वो जरूरी है। कितना कमाते हैं ये लोग अभी? जैसे देखिए, इस साल आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने कमिंस को 18 करोड़ और हेड को 14 करोड़ रुपए में खरीदा था। और ये सिर्फ 2 महीने के टूर्नामेंट की कमाई है। इसके ऊपर से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप टियर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सालाना करीब 1.5 मिलियन डॉलर, यानी आप मान लीजिए लगभग 12.5 करोड़ रुपए का होता है। और कमिंस तो कप्तान है, उनकी मैच फीस और बाकी चीजें मिलाकर कमाई और भी ज्यादा होगी, मतलब कैप्टेंसी का अलग होता होगा। हाँ बिल्कुल। कप्तान होने के नाते कमिंस की कुल सालाना कमाई सब कुछ अगर मिला दें तो करीब 3 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 25 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। तो अब देखिए, कहाँ वो 25 करोड़ सालाना हम्म। और कहाँ ये सीधा 58 करोड़ रुपए का ऑफर, वो भी शायद सिर्फ T20 खेलने के लिए। अरे बाप रे। ये तो लगभग दोगुनी से भी ज्यादा रकम है। ये साफ दिखाता है कि प्राइवेट T20 लीग्स के पास कितना पैसा है और वो टॉप खिलाड़ियों को लुभाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा ऑफर, और रिपोर्ट कहती है कि दोनों ने इसे ठुकरा दिया। पहली बात जो दिमाग में आती है वो है देश के लिए खेलने का जज्बा, राष्ट्रीय टीम के प्रति वफादारी। क्या ये सिर्फ इतनी सी बात है या इसके और भी पहलू हो सकते हैं, खासकर आज के जमाने में जब क्रिकेट इतना प्रोफेशनल हो गया है? देखिए, राष्ट्रीय गौरव और देश के लिए खेलने की इच्छा, ये निश्चित रूप से एक बड़ा कारण है, इसमें कोई शक नहीं है। खासकर कमिंस जैसे खिलाड़ी के लिए जो टीम के कप्तान हैं, ऑस्ट्रेलिया की वो बैगी ग्रीन कैप पहनना वो आज भी बहुत मायने रखता है। लेकिन सिर्फ इसे वफादारी कहकर शायद हम पूरी तस्वीर नहीं देख रहे। ये एक सोचा समझा करियर फैसला भी हो सकता है। अच्छा, करियर फैसला कैसे? सोचिए ना, टेस्ट क्रिकेट का आकर्षण, एशेज जैसी ऐतिहासिक सीरीज में कप्तानी करना, ये वो चीजें हैं जो शायद पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये खिलाड़ी की एक लेगेसी, एक विरासत बनाती हैं। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि भाई अभी उनके करियर में टेस्ट क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि वो छोटी अवधि के बड़े वित्तीय लाभ के पीछे जाएं। खासकर हेड जो अभी अपने करियर के पीक पर है, और कमिंस जो कप्तानी संभाल रहे हैं। ये बात भी सही है। शायद वो अभी अपने इंटरनेशनल करियर को और लंबा खींचना चाहते हैं। लेकिन ये अनौपचारिक ऑफर वाली बात, ये मुझे थोड़ी खटक रही है। क्या ये किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जैसे पानी में पैर डालकर देखना कि खिलाड़ी क्या सोचते हैं, माहौल कैसा है? हाँ, ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। क्योंकि ऑफर सीधे किसी लीग या बोर्ड की तरफ से नहीं था, बल्कि एक आईपीएल फ्रेंचाइजी समूह की तरफ से अनौपचारिक तौर पर था। तो इसमें एक तरह की प्लॉजिबल डिनायबिलिटी भी है। मतलब अगर बात बाहर आती है तो आसानी से कहा जा सकता है कि अरे, ये कोई आधिकारिक प्रस्ताव थोड़ी था। ये शायद फ्रेंचाइजी समूह की तरफ से भविष्य के लिए माहौल तैयार करने या खिलाड़ियों का मन टटोलने का एक तरीका हो सकता है। और ये सब उस समय हो रहा है जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खुद अपनी बिग बैश लीग को बचाने
और उसे ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने पर विचार कर रहा है। क्या ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को भी इस खतरे का अंदाजा है कि उनके खिलाड़ी इस तरह के ऑफर से खींचे चले जा सकते हैं? बिल्कुल, ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, आपने सही पकड़ा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बीबीएल में निजी निवेश पर विचार करना ये साफ तौर पर दिखाता है कि वो इन बाहरी वित्तीय ताकतों से वाकिफ हैं। उन्हें पता है कि आईपीएल और दूसरी लीग्स का आकर्षण बढ़ रहा है। शायद वो बीबीएल को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में ही अच्छी कमाई और मौके मिले, ताकि वो बाहर जाने के बारे में कम सोचें। ये एक तरह की डिफेंसिव बचाव वाली रणनीति हो सकती है। तो मतलब ये सिर्फ कमिंस और हेड की कहानी नहीं है, ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। ग्लोबल T20 लीग्स का बढ़ता साम्राज्य, खासकर वो लीग्स जिनमें आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों का पैसा लगा है। हाँ, और ये बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से। ये फ्रेंचाइजी समूह अब सिर्फ भारत के आईपीएल तक सीमित नहीं है। आप देखिए, इनके पास दक्षिण अफ्रीका की SA-20 लीग में टीमें हैं, कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL में टीमें हैं, अमेरिका की नई नवेली मेजर लीग क्रिकेट MLC में टीमें हैं, और दुबई यानी UAE की इंटरनेशनल लीग T20 में भी टीमें हैं। ये एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क बन रहा है। बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि भविष्य में क्या ऐसा हो सकता है कि खिलाड़ी शायद किसी देश के लिए खेलने के बजाय एक फ्रेंचाइजी समूह के परमानेंट कर्मचारी बन जाएं, मतलब साल भर उसी समूह की अलग-अलग लीग्स में खेलते रहें। क्या ये मुमकिन है? देखिए, दिशा तो यही दिख रही है। आप सोचिए ना, एक खिलाड़ी साल के कुछ महीने भारत में आईपीएल खेले, फिर कुछ महीने कैरेबियन में CPL, फिर अमेरिका में MLC, फिर दक्षिण अफ्रीका में SA-20, और ये सब एक ही मालिक समूह के लिए। खिलाड़ी एक तरह से ग्लोबल T20 प्रोफेशनल बन जाएगा। ये क्रिकेट के पारंपरिक ढांचे के लिए, जहां राष्ट्रीय टीम सबसे ऊपर होती थी, एक बहुत बड़ी चुनौती है, सीधी चुनौती। इससे खिलाड़ियों की उपलब्धता, उनकी फिटनेस, राष्ट्रीय बोर्ड का कंट्रोल, सब पर सवाल खड़े होते हैं। और आपने पहले भी इशारा किया था, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के $multi-million मल्टी लीग ऑफर की बात सामने आई हो। पिछले साल इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर का मामला भी तो कुछ ऐसा ही था। हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। रिपोर्टों के मुताबिक जोफ्रा आर्चर को 2023 में मुंबई इंडियंस के मालिकों की तरफ से एक मल्टी ईयर मल्टी लीग डील का ऑफर मिला था, जिसकी कीमत करीब $7.5 मिलियन यानी लगभग 62 करोड़ रुपए बताई गई थी। 62 करोड़? हाँ, और उन्होंने भी कथित तौर पर उसे ठुकरा दिया था। तो ये पैटर्न साफ दिख रहा है, टॉप टैलेंट को लंबे समय के लिए कई लीग्स में अपने साथ जोड़ने की कोशिश। लेकिन सवाल ये है कि फ्रेंचाइजी समूह ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा है या कोई और वजह भी है? पैसा एक बड़ा फैक्टर है, जाहिर है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। इन समूहों को अपनी हर लीग में स्टार पावर चाहिए। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी उनकी लीग की वैल्यू बढ़ाते हैं, है ना? ब्रॉडकास्टिंग राइट्स महंगे बिकते हैं, स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलती हैं, तो वे टॉप खिलाड़ियों को एक इकोसिस्टम में बांधना चाहते हैं, जहां खिलाड़ी साल भर उनके लिए उपलब्ध रहें। और उनकी वित्तीय ताकत वो कई राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डों से कहीं ज्यादा है, इसलिए वो ऐसे ऑफर दे पा रहे हैं जो खिलाड़ियों के लिए सोचना मुश्किल कर दें। ये एक तरह से टैलेंट पर कंट्रोल हासिल करने की दौड़ है। चलिए वापस कमिंस और हेड पर आते हैं। उनकी मौजूदा स्थिति क्या है फिलहाल? क्या इससे उनके फैसले पर कोई रोशनी पड़ती है? ट्रेविस हेड तो शायद फिट हैं और भारत के खिलाफ खेलने वाले हैं, है ना? हाँ, ट्रेविस हेड बिल्कुल फिट हैं और भारत के खिलाफ जो आगामी T20 और वनडे सीरीज है, उसके लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल हैं। वो पूरी तरह से एक्शन में हैं और राष्ट्रीय टीम के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन कमिंस का क्या? उनकी चोट की खबरें थीं और एशेज भी तो आने वाली है, उसका क्या स्टेटस है? हाँ, पैट कमिंस जो अब 32 साल के हो गए हैं, वो पीठ की चोट से उभर रहे हैं और ऐसी चिंताएं हैं, बल्कि काफी गंभीर चिंताएं हैं, कि वो 21 नवंबर से पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले एशेज टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। ओ, ये तो बड़ा झटका होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका। कमिंस ने खुद हाल ही में बताया था कि एशेज से पहले उन्हें अपनी पीठ की स्थिति जानने के लिए 3 और स्कैन कराने पड़ सकते हैं। उन्होंने अपनी रिकवरी के बारे में भी कुछ बताया था? कैसे चल रही है? हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, शायद news.com ऑस्ट्रेलिया से बात करते हुए, कि इस तरह की चोट में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, बस धीरे धीरे गेंदबाजी शुरू करनी पड़ती है। वो फिलहाल जिम में हल्का काम कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और पीठ को आराम दे रहे हैं, जिसके बाद धीरे धीरे गेंदबाजी का वर्कलोड बढ़ाएंगे। उम्मीद यही है। तो एक तरफ ये चोट की चिंता, दूसरी तरफ एशेज जैसा बड़ा टूर्नामेंट सामने, और बीच में ये 58 करोड़ का ऑफर, ये सब उनके फैसले को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है, नहीं? मतलब चोट के बावजूद ऑफर ठुकराना।
बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। चोट के बावजूद और इतने बड़े टी20 ऑफर के होते हुए भी उनकी प्राथमिकता अभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना है, हाँ। खासकर एशेज में कप्तानी करना है। हम्म, ये दिखाता है कि कम से कम इन खिलाड़ियों के लिए और शायद अभी भी कई टॉप खिलाड़ियों के लिए टेस्ट क्रिकेट का शिखर और अपने देश का प्रतिनिधित्व करना वो सबसे ऊपर है। ये उनके चरित्र और खेल के प्रति उनकी सोच को भी दर्शाता है। तो अदलन इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, मतलब टेक अवे क्या है इस खबर से? देखिए, पहली बात तो साफ है। टॉप ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों कमिंस और हेड को राष्ट्रीय अनुबंध छोड़कर फुल टाइम टी20 खेलने के लिए एक बहुत बड़ी मतलब अभूतपूर्व रकम लगभग 58 करोड़ रुपए ऑफर की गई थी, वो भी अनौपचारिक तरीके से। दूसरी और शायद सबसे अहम बात कि इन दोनों खिलाड़ियों ने इस बड़े लुभावने ऑफर को ठुकरा दिया। फिलहाल के लिए तो उन्होंने देश के लिए खेलने को प्राथमिकता दी। तीसरी बात यह कि यह घटना अकेले में नहीं देखी जानी चाहिए। ये ग्लोबल टी20 फ्रेंचाइजी इकोसिस्टम, खासकर आईपीएल मालिकों वाले समूहों की बढ़ती ताकत और उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। वो दुनिया के बेस्ट टैलेंट को साल भर के कॉन्ट्रैक्ट में बांधना चाहते हैं। और चौथी, जैसा हमने आर्चर के उदाहरण से भी देखा, ये कोई अनोखी घटना नहीं है, ये एक बढ़ता हुआ चलन है। ये दबाव आगे भी बना रहेगा, लगता तो यही है। हाँ, और यहाँ जो मूल द्वंद्व है, जो टेंशन है, वो पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मतलब देश के लिए खेलना और नए जमाने के फ्रेंचाइजी क्रिकेट यानी पैसा और ग्लैमर के बीच है। इस खास मामले में कमिंस और हेड ने परंपरा और राष्ट्रीय कर्तव्य को चुना, उनकी वफादारी जीती, लेकिन ये सिर्फ एक लड़ाई जीती गई है। जैसा मैंने कहा, युद्ध अभी बाकी है। ये ट्रेंड साफ बताता है कि खिलाड़ियों पर और राष्ट्रीय बोर्डों पर दबाव लगातार बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या भविष्य में हमें क्रिकेट का ढांचा बदलता हुआ दिखेगा? क्या द्विपक्षीय सीरीज कम हो जाएंगी? क्या खिलाड़ी क्लब को देश पर तरजीह देने लगेंगे? क्या लगता है आपको? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इनका जवाब अभी देना मुश्किल है, लेकिन हाँ, बदलाव तो आएगा। हो सकता है हमें भविष्य में खिलाड़ियों के लिए कुछ हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिले, जहां वो कुछ समय देश के लिए खेलें और कुछ समय फ्रेंचाइजी के लिए। शायद आईसीसी और राष्ट्रीय बोर्डों को मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़े जो दोनों के हितों को संतुलित कर सके। लेकिन एक बात तय है, क्रिकेट प्रशासन को इस नई हकीकत का सामना करना होगा और उसके हिसाब से ढलना होगा। सिर्फ पुराने ढर्रे पर चलना अब शायद मुमकिन ना हो। तो कुल मिला के आज हमने देखा कि कैसे क्रिकेट के दो बड़े सितारों ने एक बड़े वित्तीय प्रलोभन का सामना किया और कम से कम इस बार देश के लिए खेलने का फैसला किया। ये कहानी बताती है कि क्रिकेट किस दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। बहुत कुछ बदल रहा है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब के लिए कि कमिंस और हेड ने तो मना कर दिया, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? राष्ट्रीय बोर्ड आखिर कब तक सिर्फ मौजूदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और थोड़ी बहुत मैच फीस के दम पर अपने टॉप खिलाड़ियों को रोक पाएंगे, जब दूसरी तरफ प्राइवेट फ्रेंचाइजीज उन्हें साल भर खेलने के लिए कई गुना ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं? क्या क्रिकेट बोर्ड्स को अपनी कमाई के मॉडल और खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी? शायद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बीबीएल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की सोचना इसी दिशा में एक कदम है, लेकिन क्या ये काफी होगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।